हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉन टेक डिजिटल। चलिए आज हम शुरू करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टील के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप। उसमें हम उसकी मेटलर्जी और डिज़ाइन फिलॉसफीज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रिवेट कनेक्शन हो गया, बोल्ट कनेक्शन हो गया, वेल्डेड कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स, स्टील मेंबर्स लाइक कंप्रेशन मेंबर हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, उनके बारे में डिज़ाइन डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट वन होगा हमारा यहाँ पर प्लास्टिक एनालिसिस। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टील को क्यों यूज किया जाता है ओवर द आरसीसी स्ट्रक्चर। भाई मेन पॉइंट ये भी तो आएगा हमारे पास सामने कि भाई स्टील को क्यों यूज किया जा रहा है जबकि हमारे पास में आरसीसी है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले उनके हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए व्हाई इज स्टील यूज्ड, स्टील क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ दैट कंक्रीट। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और कितनी होती है? लगभग 10 गुना ज्यादा होती है। लेकिन ये किस स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है जबकि टेंशन में बहुत वीक होती है। तो इस वजह से हम उसमें क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट कर लगाते हैं, रीइंफोर्सिंग करते हैं उसकी। तो उसके लिए हम स्टील यूज करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ये जो पॉइंट है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के रेस्पेक्ट में है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द कंक्रीट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए स्टील इज द आइडियल मटेरियल फॉर मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ड्यू टू इट्स लार्ज स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भाई स्टील को हम क्यों यूज करते हैं, उसका मेन रीजन क्या है। तो इसके लिए एक पॉइंट आया यहां पर, स्ट्रेंथ वेट रेशो। ये क्या होता है समझते हैं। इट इज ए रेशो ऑफ स्ट्रेंथ टू वेट। क्लियर? स्ट्रेंथ अपॉन वेट का एक यहां पर रेशो बनाया हुआ है। देखिए इसमें क्या कहा है कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टील जो है वो बहुत यूजफुल क्या है, मटेरियल है। और उसका मेन रीजन जो है वो ये रेशो है। और ये रेशो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, स्टील के लिए बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्टील की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और अगर उसके वेट की बात करें तो सेम स्ट्रेंथ के लिए अगर हम आरसीसी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा, आरसीसी स्ट्रक्चर का वेट बहुत ज़्यादा होगा। तो एज कंपैरिजन टू वेट ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर का वेट जो है वो बहुत कम होगा। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो बहुत कम है। तो उस केस में जो ओवरऑल रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कंक्रीट के केस में ये रेशो रिलेटिवली क्या होता है, कंपेयर टू क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ वेट रेशो जो होता है स्टील स्ट्रक्चर के लिए वो कंक्रीट से बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए इसको मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, और ये पॉइंट जो है ये पूछा भी जाता है, इसलिए आपको इस पर फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, स्टील स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड वेरी फास्ट। देखिए स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शन फास्टनर्स की मदद से बनते हैं। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन रेट आएगी, जो स्पीड आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, स्टील स्ट्रक्चर आर डक्टाइल एंड रोबस्ट एंड कैन विदस्टैंड अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। स्टील स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है इसने कि डक्टाइल होते हैं, रोबस्ट होते हैं, मजबूत होते हैं। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि ये अर्थक्वेक लोड्स के अगेंस्ट भी अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। तो इसलिए इनको यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टील स्ट्रक्चर कैन बी इजीली रिपेयर्ड एंड रिट्रोफिटेड टू कैरी हायर लोड्स। स्टील स्ट्रक्चर को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और ये हायर लोड को इजीली क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। चलिए
द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, डिसमेल्टिंग कैन बी लेस देन दैट फॉर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, रिपेयर करने का जो कॉस्ट आएगा, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट आएगा, वो स्टील स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए हम अवॉइड करेंगे कि जहाँ जितना हो सके हम स्टील स्ट्रक्चर को प्रेफर करें, ठीक है। Since steel is produced in the factory under better quality control, steel structure have higher reliability and safety। देखो बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंक्रीट, देखो हमेशा इसको हम कंपेयर करेंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर से, क्योंकि कंक्रीट जो है स्टील से पहला एक ऐसा मटेरियल है जो कि वाइडली यूज हो रहा है, तो उस स्टील को हम कंक्रीट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट में क्या कहा गया है, वही उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए कंक्रीट स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो कंक्रीट मिक्सचर या तो हम प्लांट में तैयार करेंगे या फिर हम करेंगे साइट पर। अब उसमें इतने सारे वेरिएशन होता है उसके इंग्रेडिएंट्स में, उसके प्रोपोर्शन में, तो वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। लेकिन अगर हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह में बनते हैं, तो जहाँ पर हम इनको बनाने के लिए बेटर क्वालिटी कंट्रोल दे सकते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं और ज़्यादा सेफ होते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स ड्यू टू विच स्टील इज यूज्ड इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यहां पर अब हम बात करेंगे मेटलर्जी ऑफ स्टील की। मेटलर्जी ऑफ स्टील का मतलब क्या है कि स्टील को बनाया कैसे जाता है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं कुछ, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बात समझ लेते हैं। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कार्बन इन द आयरन कंटेंट। क्लियर? तो इसमें क्या कहा गया है कि स्टील जो है वो आयरन का एक अलॉय है जिसमें हम कार्बन मिलाकर उसको ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। यही लिखा हुआ है, आयरन प्लस कार्बन इज इक्वल टू स्टील। तो इसका मतलब आयरन जो है इसका पेरेंट मटेरियल है और कार्बन इसमें सब्स्टिट्यूट मिलाया गया है। कार्बन के अलावा और भी कई सारे क्या मिलाए जाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट मिलाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाए जाते हैं, लाइक सिलिकॉन हो गया है, मैग्नीज हो गया है, फॉस्फोरस हो गया है, लेकिन इन सब में डोमिनेंट पैरामीटर जो है वो कार्बन है। अब कार्बन यहाँ पर आयरन में जब कार्बन मिलाया जाता है तो किस तरह से प्रॉपर्टी इनहेंस होती है, चेंज होती हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बन किस तरह से मिलाया जाता है। ये जो स्टील एटम्स हैं, सॉरी आयरन एटम्स जो हैं, ये अरेंज रहते हैं और इनमें वॉइड्स होते हैं। इस तरह से मान के चलिए वॉइड्स है, ये जो स्पेस है वॉइड है। जब हम कार्बन ऐड करते हैं तो सॉलिडिफाई स्टेट में ये इसको फिल करता है, इस वॉइड को फिल करता है इस तरह से। दिस इज कार्बन। तो कार्बन का एक सर्टेन अमाउंट ही हम ऐड कर सकते हैं, और किसके अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जितना ये वॉइड है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कार्बन कंटेंट मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिला पाएंगे। अदरवाइज यहाँ आयरन की प्रॉपर्टी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होने लग जाएगा। तो देखते हैं एक बार कि आयरन किसके कार्बन कंटेंट से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बन को मिलाने पर प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज होती हैं, और ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, एज द कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड ब्रिटलनेस इंक्रीजेज बट डक्टिलिटी डिक्रीजेज। देखिए इसने क्या कहा है कि जब जब कार्बन कंटेंट हम बढ़ाएंगे तब स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, ब्रिटलनेस तो बढ़ेगी, बट उसकी डक्टिलिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। डक्टिलिटी कम होने लग जाएगी। तो बात करते हैं कि डक्टिलिटी क्या होता है। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने डक्टिलिटी या मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पढ़ा है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डक्टिलिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बिफोर द फेलियर बहुत सारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है। इसका मतलब फेलियर होने से पहले उसमें एलोंगेशन होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन शो करेगा, और वो डिफॉर्मेशन कौन से होंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए खतरनाक है? डक्टिलिटी ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिशियल है। कोई भी ब्रिटल स्ट्रक्चर हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया कि जिसमें उसको फेल होना हो तो वो सडनली फेल हो जाएगा। ब्रिटल स्ट्रक्चर सडनली फेल हो जाता है तो वो एकदम से आपको कोई वार्निंग नहीं मिलेगी और एकदम से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन डक्टाइल स्ट्रक्चर जितने भी होंगे वो आपके लिए यूजफुल होंगे,
मैक्सिमम लोड पे जाके क्या होंगे, वो फेल होंगे, बट बिफोर द फेलियर ये बहुत ज़्यादा आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेंगे। तो इस वजह से आपको वार्निंग मिल जाएगी इस ऐसे स्ट्रक्चर से एस्केप होने के लिए। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बन कंटेंट बढ़ाने पर क्या होगा, डक्टिलिटी कम हो जाएगी, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी। ब्रिटलनेस क्या होता है, डक्टिलिटी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब यहां पर मैंने कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन किया है कि बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट आयरन को कैसे क्लासिफाइड किया जाएगा, स्टील को कैसे क्लासिफाइड किया जाएगा। तो देखिए एक बार, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट आयरन इज क्लासिफाइड एज, देखिए लोअर अमाउंट ऑफ आयरन पे, सॉरी कार्बन पे आयरन के प्रॉपर्टीज ज़्यादा चेंज नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं उसकी प्रॉपर्टी और भी चेंज होने लग जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रॉट आयरन, रॉट आयरन में जो कार्बन कंटेंट होता है इट इज़ लेस देन 0.15%, मतलब 0.15% से कम कार्बन होता है, जिसको हम एक बार को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। और जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब इसमें कार्बन नहीं होगा, और जब कार्बन नहीं होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये प्योर एकदम, इसमें केवल और केवल आयरन है। तो इसीलिए रॉट आयरन में ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है रॉट आयरन, जिसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 0.15% से कम होता है। स्टील, स्टील में जो कार्बन कंटेंट होगा वो होगा 0.25 से 1.5% के बराबर। क्लियर? एक रेंज है जिसमें कितना है, 0.25 से लेकर 1.5%। इसी तरीके से कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में यहाँ कार्बन कंटेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इट इज़ 2 to 4%। इस कास्ट आयरन को हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। अब देखिए जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ाया होगा, हमको भी पता है कि इसकी डक्टिलिटी डिक्रीज हुई होगी और ब्रिटलनेस इंक्रीज हुई होगी, और ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेंथ का अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन की स्ट्रेंथ इन सब में सबसे ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर अगर बात करें प्रॉपरली प्रॉपर्टीज़ की, तो कास्ट आयरन ब्रिटल हो गया, स्टील जो है वो डक्टाइल हो गया, और रॉट आयरन भी डक्टाइल है बट बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी शो करता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी से ज़्यादा डोमिनेंट प्रॉपर्टी हो जाती है कि फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम इनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें जो हम बनाते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर, जब हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं यूनिएक्सल टेंशन टेस्ट, उसमें देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेस, आपको तो माइल्ड स्टील के लिए ये इस तरह का बनता है। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम बात करें कास्ट आयरन के लिए, तो इनिशियल स्लोप की अगर बात करें तो वो सबके लिए सेम होता है। तो इसी तरीके से यहाँ कास्ट आयरन का जो स्लोप रहेगा वो सेम रहेगा माइल्ड स्टील के जैसे, बट यहाँ यील्ड पॉइंट प्रॉपरली नहीं होता और डायरेक्ट यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर हम पहुँच जाते हैं, उसके बाद में फ्रैक्चर पॉइंट पे। अगर हम रॉट आयरन की बात करें तो रॉट आयरन में मैंने बताया था डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी बात उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम होती है। डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है, इस तरह से एकदम से फ्लो करने लग जाएगा। तो ये जो कर्व है ये रॉट आयरन के लिए है। ये आपके लिए हो जाएगा माइल्ड स्टील या स्टील के लिए, और ये कास्ट आयरन के लिए। तो आपने देखा है कि जनरली ब्रिटल मटेरियल के लिए इस तरह का कर्व बनता है, और यहाँ इनिशियल स्लोप तीनों का सेम है, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबके लिए क्या आएगी, सेम आएगी। दूसरी बात आपने ये भी पढ़ा है कि ब्रिटल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट प्रॉपरली डेजिग्नेट नहीं होता है, हमको बहुत आसानी से नहीं दिखाई देता है, इसलिए 0.2% प्रूफ स्ट्रेन के साथ में इसको ड्रॉ किया जाता है। यहाँ 0.2%
प्रूफ स्ट्रेन से एक इनिशियल टेंजेंट लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है और जहां पर ये इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यील्ड स्ट्रेंथ कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से आप ये इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हो बहुत अच्छे तरीके से। बट अगर आपसे फिर भी पूछ लिया जाए कि भाई कास्ट आयरन के लिए क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, माइल्ड स्टील के लिए क्या है, रॉट आयरन के लिए क्या है, तो इस तरह से आप इनको बता सकते हो। चलिए इसी तरीके से बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट स्टील को किस तरह से कैटेगराइज किया है उस पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है डेड स्टील, जिसमें कि कार्बन कंटेंट क्या है, बहुत कम है, 0.1% से कम। उसी तरीके से अगर हम माइल्ड स्टील की बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माइल्ड स्टील में कितना कार्बन कंटेंट होता है, तो इसका जो ऑर्डर है इट इज अप टू 0.25%, मतलब ये 0.25% के ऑर्डर का आंसर आपको टिक करना है। सिमिलरली मीडियम कार्बन स्टील कितना हो जाएगा, 0.25 से 0.7%, और मैंने आपको रेंज बता रखी है कि स्टील में कार्बन की रेंज कितनी होती है, 0.25 से 1.5%। सिमिलरली हाई कार्बन स्टील जिसमें 0.7 से 1.5%, मतलब मैक्सिमम लिमिट तक हो जाएगा। देखिए एक बात समझिए, मैंने यहां पर कहा था कि आपको जो कार्बन कंटेंट है वो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम बढ़ा सकते हैं। वो कितना है कि भाई आयरन एटम्स के बीच में कितना वॉल्यूम है, और इसके लिए एक पॉइंट है कि कार्बन कंटेंट को कभी भी हम 6% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते हैं। या हालांकि यहाँ पर हमने कास्ट आयरन के लिए मैक्सिमम लिमिट 4% देखी है, बट जो मैक्सिमम कार्बन कंटेंट है जो कि आयरन के अलॉय बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो 6% से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। सो दिस इज बेसिक मेटलर्जी ऑफ स्टील, और मैक्सिमम क्वेश्चन कार्बन कंटेंट से रिलेटेड या इन रेंज के अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं कॉपी में। आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस का यहाँ पर फील लेना है कि किस तरह से यहाँ पे हम नोट्स बनवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। जो फर्दर चैप्टर्स में जो प्रॉपर्टी हमारे यूज आने वाली हैं या जिस तरह से काम हम उनको ये लेंगे, वो कुछ पॉइंट यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। और ये जो प्रॉपर्टी लिखी है मैंने एज पर IS 800 2007 के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। यहाँ यूनिट मास ऑफ स्टील मतलब डेंसिटी कितना होता है, 7850 kg/m3। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E कितना हो जाएगा, 2 × 10⁵ N/mm² और मेगापास्कल। क्लियर। सिमिलरली पॉइजन रेशो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइजन रेशो जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहां पर लिखा है इलास्टिक रेंज और प्लास्टिक रेंज, दो अलग अलग रेंज में पॉइजन रेशो अलग अलग होगा। तो बेसिकली यहां पर मैंने इलास्टिक रेंज का तो लिख रखा है 0.3, बट यहां मैंने प्लास्टिक रेंज का जो पॉइंट है वो नहीं लिखा। तो एक बार मेरे लिखने से पहले एक बार सोचिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, बताइए कितना होगा। यहां इसका जो आंसर होगा दैट इज 0.5। इलास्टिक रेंज में पॉइजन रेशो 0.3 होता है और प्लास्टिक रेंज में पॉइजन रेशो 0.5 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कितना हो जाएगा, 0.769 × 10⁵ N/mm²। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। आपको पता है E = 2G, एक रिलेशन होता है इन पैरामीटर्स में, E = 2G 1 + μ मल्टीप्लीकेशन में। सो G = E/2 × 1 + μ, और यहां पर म्यू क्या है, पॉइजन रेशो। E क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कितना पुट करें, 0.3, और E की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁵ अपॉन 2 × 1 + 0.3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.769 × 10⁵ N/mm² और मेगापास्कल। क्लियर। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील ही क्यों यूज किया जाता है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में स्टील ही क्यों यूज किया जाता है। उसका आंसर है ये, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है स्टील का वो नियरली इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट, दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है।
तो वेरिएशन जो होगा, जो स्ट्रेन आएगा या जो डिफॉर्मेशन होगा ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, वो दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल होगा। इसलिए रिलेटिव क्या नहीं होता, वहां पर रिलेटिव मूवमेंट नहीं होता है। इस वजह से हम आरसीसी स्ट्रक्चर में स्टील यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है फॉर स्ट्रक्चरल स्टील। मैंने यहां पर कुछ एक लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है Fe410। ये इस तरह से हम ग्रेड ऑफ स्टील को डिनोट करते हैं, Fe410। अब यहां पर 2 पॉइंट की बात होती है, आपको भी पता है जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ते हो तो यील्ड स्ट्रेंथ होता है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो इनिशियली यील्डेड कहां से स्टार्ट होता है, उसका यील्डिंग कहां से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। और फाइनली जहां पर नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब अल्टीमेट पॉइंट के बाद में नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो अल्टीमेट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होगी उसको बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहां इसकी कितनी हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी यहां 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर मैं कुछ आपको रोल्ड सेक्शन दिखाने वाला हूं जो कि स्टील स्ट्रक्चर में यूज होंगे। बस आपको एक व्यू देखना है कि किस तरह का एक रोल्ड सेक्शन होता है। एक्चुअली जब स्टील सेक्शन जब बनाते हैं तो हमारे पास में रोलिंग की 2 प्रोसेस होती हैं, हॉट रोल्ड सेक्शन और कोल्ड रोल्ड सेक्शन। हॉट रोल्ड में क्या करते हैं कि मेटल जो होता है, मोल्ट जो स्टील होता है, पिघला हुआ स्टील जो होता है, उसको 2 प्लेट के बीच में डालकर उसको प्रेस किया जाता है एज पर द सेक्शन। जो भी जिस तरह का सेक्शन आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको रोल कर दिया जाता है। लेकिन कोल्ड रोल में क्या करते हैं, जो शीट होती है उसको रोल्ड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ रोल्ड सेक्शन है। सबसे पहला जो है रोल्ड एंगल सेक्शन। ठीक है, एंगल सेक्शन है, देख लीजिए किस तरह से नजर आता है। जो इसकी शेप है, क्रॉस सेक्शनल शेप जो है वो लेटर एल के जैसी है, इसको बोलते हैं हम एंगल सेक्शन। इसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, कोडल प्रोविजन क्या है इसको डेजिग्नेट करने के लिए, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। और इसमें कुछ डायमेंशंस भी लिखी होती हैं, लाइक 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm। क्लियर, इस तरह से यहां पर डायमेंशंस भी लिखी होंगी और वो हर सेक्शन के सामने लिखी हुई होंगी, हर सेक्शन को डेजिग्नेट करेंगी सेम ही तरीके से। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि एंगल सेक्शन की 2 लेग हैं यहां पर। अब ये लेग की डायमेंशन बता रखी है कि भाई एक लेग की लेंथ है इसमें 100 mm, दूसरे लेग की लेग है 100 mm, और इसकी ओवरऑल थिकनेस जो है, क्रॉस सेक्शनल जो ये थिकनेस है यहां से लेके यहां तक जो नजर आ रही है आपको, थिकनेस जो है वो 10 mm है। अगर दोनों लेग एंगल सेक्शन की दोनों लेग इक्वल हैं तो इसको बोलते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। अगर दोनों लेग इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनइक्वल एंगल सेक्शन। सिमिलरली अब आपसे पूछ सकता है यहां पर कि भाई इसको कहां पे यूज किया जाता है, तो इसको मेनली ट्रसेज में यूज किया जाता है। ठीक है, इंक्लाइंड रूफ ट्रसेज में यूज किया जाता है, पर्लिन्स वगैरह में, तो वही लिखा होगा। और ये इस तरह का जो इनका यूज जो होता है कि कहां पे यूज करेंगे, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से नोट डाउन करना है। एंगल सेक्शन आर वाइडली यूज फॉर रूफ ट्रसेज, रूफ ट्रस कंस्ट्रक्शन एंड फॉर फिलर जॉइस्ट फ्लोर्स। क्लियर, इस तरह से उनको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कौन सा है, चैनल सेक्शन। रोल्ड चैनल सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शनल शेप है वो लेटर C के जैसा है। क्लियर, ये एक चैनल की तरह होता है तो इसलिए इसका नाम है चैनल सेक्शन। इसको जो डेजिग्नेट किया जाता है इस तरह से, कई सारे चैनल सेक्शन होते हैं, कई सारी कैटेगरी है, इसलिए आपको स्टील हैंडबुक को फॉलो करना होगा। IS फॉर एग्जांपल MC, ISMC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन। और इसको भी उसी तरीके से हम डेजिग्नेट कर देंगे भाई कि फ्लेंज, इसमें जो पोर्शन है, जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लेंज। और जो वर्टिकल मेंबर आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं वेब पोर्शन। तो इस तरह से जो भी आपके यहाँ पे नंबरिंग लिखी होगी वो इनके फ्लेंज और वेब पोर्शन को, डेप्थ को दिखाएगी कि डेप्थ कितनी है भाई इसकी, और थिकनेस को बताएगी भाई कि ओवरऑल थिकनेस कितनी आ रही है। कहाँ पर यूज करते हैं, चैनल सेक्शन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर। स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो टॉर्शनल रेजिस्टिविटी होती है वो सारे जितने भी सेक्शन आप पढ़ते हो उनमें सबसे ज़्यादा होती है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करना है। द टॉर्शनल रेजिस्टिविटी ऑफ चैनल सेक्शन इज हाईएस्ट
जितने भी तरह के अपने क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रोल्ड टी सेक्शन। देखिए टी सेक्शन शेप टी की तरह होती है। आपने फिजिकल लाइफ में, आपकी जो लाइफ है, हर रोज इनसे आपका पाला पड़ता है, लेकिन आप क्या ऑब्जर्व नहीं करते हैं। स्टील में जब हम आगे पढ़ेंगे, जब कनेक्शन डिज़ाइन करेंगे, जब मेंबर डिज़ाइन करेंगे, तो हमको इनका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, जिस तरह का जॉइंट बन रहा है, तो उसका जो विजुअलाइजेशन है, उसकी जो फिल्म है, वो आपके दिमाग में पहले से ही आ जानी चाहिए कि भाई इस तरह का कनेक्शन होगा। और एंगल सेक्शन है तो ये इस तरह से लगेगा, चैनल सेक्शन है तो इस तरह से लगेगा, टी सेक्शन है तो इस तरह से लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस तरह से दिखाई देता है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाएगा, कहाँ यूज किया जाएगा। चलिए, तो यहां है रोल्ड टी सेक्शन। दे आर यूज्ड इन स्टील रूफ ट्रसेस टू फॉर्म बुलटअप सेक्शंस। बुलटअप सेक्शन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रोल्ड सेक्शन को यूज करके एक सेक्शन तैयार किया जाएगा, कंबाइंड सेक्शन तैयार किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे बुलटअप सेक्शन। क्लियर। यहां इसका ये हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है, दिस इज फ्लेंज एंड दिस इज वेब पोर्शन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रोल्ड आई सेक्शन। आई सेक्शन आपने बहुत देखा होगा आपके घरों में, जैसे वो बीम में जो यूज करते हैं, गडर जिसको बोलते हो आप, उस गडर में कौन सा सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है। इस आई सेक्शन का जो शेप नजर आ रहा है आपको, वो कैसा है, लेटर आई के जैसा, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है, आई सेक्शन बोल दिया है। यहां पर इस सेक्शन को आई सेक्शन ना बोल के बीम सेक्शन भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको डेजिग्नेट करते हैं हम लाइक ISMB। आई सेक्शन को ISMI से डिनोट नहीं करेंगे। आई का मतलब आई सेक्शन नहीं होगा यहां पर, यहां बी का मतलब है आई सेक्शन, और बी को हम क्या, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीम सेक्शन को। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे डेजिग्नेट करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सेक्शन। तो आई सेक्शन को हम बीम सेक्शन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा यहां पर, ये इसके फ्लेंज पोर्शन हो जाएंगे और ये इसका वेब पोर्शन हो जाएगा, और टॉप ऑफ द फ्लेंज से लेके बॉटम ऑफ द फ्लेंज तक का जो डेप्थ है उसको हम बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रोल्ड राउंडेड बार्स। इस तरह की बार आपने बहुत देखी हैं, जो RCC में यूज की जाती हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट में यूज की जाती हैं। इन पर रिप्स बनी हुई होती हैं, तो प्रॉपर इंटरलॉकिंग और बॉन्ड स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए इन पर रिप्स बनाई जाती हैं। और बाकी स्टील स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो इस तरह की जो बार्स होती हैं वो ग्रिल वर्क्स में यूज होती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर राउंडेड बार्स कंटेन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ऑब्वियसली दे हैव सर्कुलर सेक्शन, एंड दीज आर यूज्ड एज reinforcement in concrete and steel grill work। ग्रिल वर्क मतलब जाली वगैरह बनाने के काम आते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रोल्ड स्क्वायर बार्स। स्क्वायर बार्स मतलब जब आपको एक कोई विंडो तैयार करनी है तो उसका फ्रेम बनाने के लिए आप स्क्वायर सेक्शन यूज करते हो, वैसे ही ये क्या है, रोल्ड स्क्वायर बार्स हैं। यही जो सेक्शन है, यही सेक्शन जो आपके विंडो वगैरह, गेट वगैरह उनको बनाने के लिए काम आएंगे। सेक्शन इनका जो क्रॉस सेक्शनल जो है एरिया, वो कैसा है, स्क्वायर शेप है। स्क्वायर बार्स कंटेन स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एंड दीज आर वाइडली यूज फॉर गेट्स, विंडोज, ग्रिल वर्क्स एक्सेट्रा। क्लियर। रोल्ड फ्लैट बार्स। रोल्ड फ्लैट बार्स मतलब पतली पट्टियां जिस टाइप की होती हैं उनको हमने क्या बोल दिया है, रोल्ड फ्लैट बार। फ्लैट बार्स आर ऑल्सो यूज फॉर गेट, विंडोज, ग्रिल वर्क्स। तो इस तरह से ये छोटे छोटे कामों के लिए यूज की जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये रोल्ड स्टील प्लेट्स। तो स्टील बार्स अलग हैं, प्लेट्स अलग हैं। प्लेट्स एक्चुअली कनेक्शन में यूज की जाएंगी। जैसे आपने गैसेट प्लेट का नाम सुना है, मान के चलिए मुझे कनेक्शन बनाना है, तो इस तरह से इस प्लेट को मैंने, ये एक प्लेट है जिसका एक क्रॉस सेक्शन है, और इस प्लेट से मुझे एंगल सेक्शन को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैंने इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया है। यहां पे मैंने रिवेट यूज की है, तो इस तरह से मैंने रिवेट से यहां पर एक कनेक्शन बना दिया है। देखिए यहां पर
जो एंगल सेक्शन की जो लेग कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं कनेक्टेड लेग, इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड लेग। और एंगल सेक्शन की जो लेग कनेक्ट नहीं है प्लेट से उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग लेग। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि कौन सा मेंबर कहां पर यूज होता है, जितने भी सेक्शन हमने पढ़े हैं उनका पर्टिकुलर फील्ड क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है डिज़ाइन फिलॉसफी। देखिए हमने पहले ही बात की थी कि इंट्रोडक्शन में हम स्टील के मेटलर्जी के बारे में बात करेंगे, स्टील सेक्शंस के बारे में बात करेंगे और डिज़ाइन फिलॉसफीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए डिज़ाइन फिलॉसफीज़ का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं। तो कई सारी डिज़ाइन फिलॉसफीज़ बनी, उनमें से कुछ हमने अडॉप्ट किए हैं, कुछ हमने छोड़ दिए हैं। तो चलिए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखिए बहुत पुरानी थ्योरी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो पहले तो आपको समझना होगा कि किस तरह से एक मेंबर को डिज़ाइन किया जाता है, उसके लिए क्या मेन कंसर्न होता है, उसके लिए किस तरह से हमको सोचना होगा कि भाई इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक बार देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक बीम डिज़ाइन करना है। ये एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसको आपको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहला चॉइस रहेगा आपको बीम डिज़ाइन करने का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास में, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। तो प्लानिंग तो आप कर चुके कि भाई इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बीम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात आप डिज़ाइनिंग है कि भाई इसमें कौन सा तो मटेरियल यूज़ करें और इसमें और किस तरह से इसका अलाइनमेंट दे सकते हैं हम। तो ये सब इसके डिज़ाइनिंग में आएगा। एनालिसिस और डिज़ाइनिंग हमको देखनी है। तो सबसे पहले इस पर ये देखेंगे कि कितना लोड आ रहा है, कितना लोड आ रहा है। तो मान के चलिए कोई लोड हम इस पर लगा दिया है, दैट इज P। अब ये जो लोड है, क्योंकि आपको पता होगा लोड एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि भाई लोड कौन कौन से आ सकते हैं। लाइव लोड हो सकता है, डेड लोड होता है, आपका एक्सीडेंटल लोड हो सकता है, इरेक्शन लोड हो सकता है, अर्थक्वेक, विंड लोड, कई तरह के लोड हो सकते हैं। तो वो लोड कैलकुलेशन आपको पहले से करनी है। हालांकि यहाँ पर ऐसा श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट लोड कैलकुलेशन की जाए, बट अप्रोच तक पहुँचना पड़ेगा कि भाई इतना लोड यहाँ पर आ सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमको एक बीम डिज़ाइन करना है, बीम पर हमको लोड भी पता है कि इतना लोड आने वाला है। ठीक है, अब हमको डिज़ाइन करना है कि इसका भाई एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। डिसाइड तो पहले ही कर लिया था कि स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर शेप में लगाएंगे, लेकिन इसका डेप्थ D एंड विड्थ B कितना होगा। ठीक है ना। इस तरह से हमको ये इसका ज्योमेट्री डिज़ाइन करना है। अब ज्योमेट्री के बाद में, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रही है, इसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर आप कोई वीक मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा, तो इसलिए उसकी ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुत कम क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमको काम चल जाए। लेंथ आपको पता है कि भाई इतनी लेंथ है, इन दो सपोर्ट्स के बीच में आपको इस बीम को प्रोवाइड करना है। तो वैसे ही आप वीक और मैंने स्ट्रॉन्ग मटेरियल बोला, तो जैसे कंपैरिजन किया हमको ये यहाँ पर ट्रांसवर्स लोडिंग है, बेंडिंग होगी, और आपने डायरेक्टली कंक्रीट प्रोवाइड कर दिया। अब कंक्रीट प्रोवाइड किया, ऑब्वियसली इस बीम का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। लोड की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और जब डिफ्लेक्शन होगा तो उस वजह से इसके टॉप फाइबर पे कंप्रेशन और बॉटम फाइबर पे टेंशन आएगा। अब मान के चलिए आपने प्योर कंक्रीट प्रोवाइड कर दी है, इसमें कोई रीइंफोर्सिंग नहीं है, केवल कंक्रीट प्रोवाइड की है। आपको पता है कि कंक्रीट यहाँ क्या होता है, टेंशन में वीक होता है, तो वो फेल कर जाएगा। तो इस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा कंक्रीट मटेरियल यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो बढ़ाना पड़ेगा। बट मैं कहता हूं कि यहां पर कंक्रीट यूज मत कीजिए, यहां पर स्टील यूज कीजिए। स्टील का एक छोटा सा सेक्शन यहां इसको रजिस्ट कर सकता है। जो बेंडिंग की वजह से जो टेंशन आ रहा है, स्टील का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कोई भी सेक्शन इसको रजिस्ट कर पाएगा। तो इस तरह से आपको डिजाइन करना है कि कौन सा तो मटेरियल यूज करना है, कितना उस पर लोड आने वाला है, क्या उसकी ज्योमेट्री रहेगी, क्या उसकी डायमेंशंस रहेंगे। दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ डिजाइनिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर। क्लियर। तो इसके लिए हमने कुछ मेथड्स डिसाइड किए। तो पहला मेथड था वर्किंग स्ट्रेस मेथड।
अब जितने भी मेथड जो हैं ये इनका एक अलग ही अजम्पशन होता है कि ये मेथड इस अजम्पशन पे काम करता है, ये मेथड इस अजम्पशन पे काम करता है। तो उन अजम्पशन को ही हमको पढ़ना है कि जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है। देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो केवल लीनियर, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो लीनियर पोर्शन जो होता है, इलास्टिक जो पोर्शन होता है, इलास्टिक रेंज में ही काम करेगा, प्रोपोर्शनल रेंज में ही काम करेगा, उस लिमिट तक ही ये वैलिड है। दूसरी बात, होमोजीनियस मटेरियल के लिए वैलिड होता है। तो स्टील तो होमोजीनियस हो ही गया, एक बार को मान सकते हैं कि होमोजीनियस है। तो इलास्टिक, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट तक भी बाहर जा सकता है। लेकिन ये जो कह रहा है, द मेन अजम्पशन इन द WSM इज दैट द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द लीनियर इलास्टिक रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, लीनियर इलास्टिक रीजन मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही काम करेगा। एंड द सेफ्टी ऑफ इट इज इंश्योर्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द स्ट्रेस कमिंग ऑन द मेंबर बाय वर्किंग लोड्स। मतलब यहां पर जो कंसर्न है वो क्या है कि जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कहां तक आ सकता है, इसमें केवल और केवल इसके लीनियर इलास्टिक रीजन तक आ सकता है। और जो लोड है उसको कैसे लिमिटेड किया है इसने, केवल और केवल वर्किंग लोड आ सकता है। इसने ये मान के चला है कि जितना लोड हमने कैलकुलेट किया है उतना ही लोड इस पे आ सकता है। बट इसने फ्यूचर में जो आने वाले प्रोबेबिलिटी जो है उसको यूज़ नहीं किया है कि फ्यूचर में ये लोड इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इस तरह का कोई इसने कंसर्न यूज़ नहीं किया है। इसने ये मान के चला, इसने क्या किया है, स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया है। स्ट्रेंथ, ये मटेरियल जो है इससे ऊपर भी क्या कर रहा है, उससे ऊपर भी लोड को रजिस्ट कर रहा है, तभी तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। या अल्टीमेट लोड की बात करें तो ये इससे बहुत ज़्यादा है। ये केवल यहां तक वैलिड है कि ये मान के चल रहा है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ केवल और केवल कहां तक है, लीनियर इलास्टिक रीजन तक है। उसके बाद की जो भी स्ट्रेंथ होगी इसने इग्नोर कर दिया। इसने क्या कर दिया, उस स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई। या तो आप लोड बढ़ा लीजिए, फ्यूचर में ये लोड बढ़ सकता है तो कितना बढ़ सकता है उसका अनुमान लगा लीजिए, या फिर ये कर सकते हैं हम कि स्ट्रेंथ जो है उसको कम कर सकते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ को आप कम मान के डिजाइन करोगे तो आप बड़ा स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे या सेफर स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे। क्लियर? तो यहां पर मेन कंसर्न था कि इसने स्ट्रेंथ को कम किया था, लोड को कम नहीं किया। लोड जितना था उतना ही यूज किया है, उसको बढ़ाया नहीं है। तो जितना है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्किंग लोड। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के नाम से इसी तरह से जाना जाता है कि भाई इसमें जब भी स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करेंगे तो वर्किंग लोड के लिए ही, वर्किंग स्ट्रेस के लिए ही हम डिजाइन करेंगे। बस इसमें जो कंसर्न है वो है स्ट्रेंथ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसमें लीनियर इलास्टिक रीजन के बाद में जो भी स्ट्रेंथ शो करेगा मटेरियल, उसको इसने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, thus the allowable stress will come in the linear portion, मतलब इनिशियल फेज ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब ये टर्म आई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के लिए हमने कौन सा फैक्टर यूज किया है, तो सेफ्टी के लिए दो फैक्टर है हमारे पास में। या तो हम बात करें लोड की या हम बात करें स्ट्रेंथ की। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लोड को तो इसने छेड़ा ही नहीं, जितना लोड आ रहा है उतने के लिए डिजाइन कर दिया। मान के चलिए बीम पर लोड आ रहा था 100 किलो न्यूटन का वर्किंग कंडीशन में, तो 100 किलो न्यूटन के लिए ही उसको डिजाइन कर दिया। लेकिन जो बीम में मटेरियल यूज किया था उसके लिए कहा कि इस बीम की जो स्ट्रेंथ है वो 120 किलो न्यूटन है, वो 120 किलो न्यूटन तक के लोड को रजिस्ट कर पाएगी। लेकिन इसने क्या किया है कि उस स्ट्रेंथ को कम मान लिया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 120 उसकी, उसको उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है लीनियर इलास्टिक रीजन तक, और वो कितना हो गया 80। मान रहे बस केवल अज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ 80 हो गया है। लोड जो था P जो था वो 100 किलो न्यूटन लग रहा है फॉर एग्जांपल। और स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ है इसकी SU वो है 120 किलो न्यूटन, ठीक है 120 किलो न्यूटन। लेकिन इसने जो डिजाइन स्ट्रेंथ यूज की है, जो डिजाइन में यूज की है वो है 80 किलो न्यूटन।
तो इसका मतलब इसने क्या किया है, इसने स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया, और जब रिड्यूस कर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो वो सेक्शन हमारा क्या होगा, इस लोड के लिए सेफ हो जाएगा भाई। बेसिकली वो 120 किलो न्यूटन का है, तो इस लोड को लेने के लिए वो वैसे ही क्या है, सफिशियंट है। बट अब हमने बता दिया कि जो लोड आ रहा है उससे ये कम, इसकी स्ट्रेंथ जो कम है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेफ तो होगा बट उसके कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। तो यहां पर हमने क्या किया है, लोड में कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं किया है। कोई का मतलब जीरो नहीं किया है, जितना है उतना ही यूज कर लिया, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ही है वहां पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बिहाफ से, तो यहां पर 120 था और 80 मान लिया, तो वैसे ही हमने इसमें कुछ ना कुछ हमने यहां मार्जिन लेके चले हैं। इसका मतलब कोई ना कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कोई फैक्टर यूज करके चले हैं। तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड परमिसिबल स्ट्रेंथ। तो कितना था स्ट्रेंथ, 120, कितना था 120, और कितना हम अलाउ कर रहे हैं, 180। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या है, लिमिटिंग स्ट्रेंथ कितनी मानी आपने इसकी। तो इस वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी 120/80। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, कितना हो जाएगा 12/8, दिस इज 6/4, 6/4। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने कैलकुलेट किया है, एक फिजिकल वे है। मैं बहुत ही ज़्यादा डीप थ्योरी में नहीं जा रहा, जो आपको समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगे। बस आप ये मान के चलिए कि जो लोड आ रहा था 100 किलो न्यूटन, उसी के लिए डिज़ाइन किया, मतलब वर्किंग लोड के लिए डिज़ाइन कर दिया, जितना काम कर रहा है उसी के लिए डिज़ाइन कर दो। लेकिन स्ट्रेंथ को हमने यहाँ रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस किया इसका मतलब हम यहाँ कुछ सेफ्टी कंसर्न लेके चल रहे हैं, इसीलिए मान के चलें भाई इसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है फ्यूचर में। कितनी कम हो सकती है, 80 तक जा सकती है कितनी एक्चुअल में, 120। तो यहाँ पॉइंट को समझिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितनी है, 120, और परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या है कि कितना अलाउ किया है आपने, तो वो है 80। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैलकुलेट कर पाओगे। अभी इसके बाद में हम परमिसिबल अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस के लिए वैल्यूज देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, when we considered the effect of creep, shrinkage, stress concentrations and other secondary effect of the assumption effects, the assumption comma यहाँ पर, the assumption of the material behavior in the elastic range will not hold good। मतलब इन सारे इफेक्ट्स के लिए क्रीप, श्रिंकेज, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशंस एंड सेकेंड इफेक्ट्स, इन सब में ये जो हमारा अजम्पशन था कि लीनियर इलास्टिक तक ही हमको अलाउ करना है, उस केस में ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। इसमें प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा काम नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड विल लीड टू लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ता है। दूसरी बात, ओवर साइज्ड सेक्शन दस रिड्यूसिंग द डिज़ाइन इकोनॉमी। भाई बहुत ज़्यादा हम जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो ओवर साइज स्ट्रक्चर बनेगा, और ओवर साइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि हमको जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हम बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। मटेरियल जो है, रिक्वायर्ड मटेरियल से ज़्यादा मटेरियल लगा रहे हो तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो कि पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे, पहला पॉइंट तो यही पूछा जाएगा कि भाई किसके लिए वैलिड है, तो लीनियर इलास्टिक रीजन में ही ये वैलिड होता है। दूसरी बात, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो साइज है सेक्शन की वो ओवर साइज होती है, मतलब रिक्वायर्ड साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो इस वजह से इकोनॉमी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसमें अगर हम बात करें स्ट्रेसेस की, तो एक टेबल बना लीजिए आप, जिसमें आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब भी हम स्ट्रेसेस की बात करेंगे तब वो काम आएगी। स्ट्रेसेस, इसके बाद में परमिसिबल
stresses and factor of safety। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस, स्ट्रेसेस, केवल नाम लिखना है, नेम। तो एक बार डिस्कस कीजिए कि कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं। देखिए, हम डायरेक्ट कंप्रेशन में स्ट्रेस देख सकते हैं, डायरेक्ट टेंशन में स्ट्रेस देख सकते हैं। बेंडिंग जब होती है तब भी कंप्रेशन और टेंशन होता है, तो इसका मतलब बेंडिंग कंप्रेशन देख सकते हैं और बेंडिंग टेंशन भी देख सकते हैं, शियर स्ट्रेस भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस को क्लासिफाइड किया है। तो एक है हमारे सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टेंशन। सेकंड है डायरेक्ट कंप्रेशन। थर्ड वन है बेंडिंग कंप्रेशन। फोर्थ वन है बेंडिंग टेंशन। जो स्ट्रेसेस स्ट्रक्चर पर आ सकते हैं उन्हीं को लिस्ट आउट कर रहे हैं। एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर, एंड सिक्स्थ है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। सो दीज आर द स्ट्रेसेज। सबसे पहले डायरेक्ट टेंशन में स्ट्रेस होगा तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब जो WSM है उसमें इनके लिए क्या क्या परमिसिबल स्ट्रेस यूज करने वाले हैं वो देखिए। यहां पर जो परमिसिबल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट टेंशन में जो परमिसिबल स्ट्रेस है दैट इज 0.6 FY। सिमिलरली डायरेक्ट कंप्रेशन में कितना हो जाएगा, 0.6 FY। FY क्या है यहाँ पर, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, मटेरियल के लिए। बेंडिंग कंप्रेशन में कितना हो जाएगा, 0.67 FY। नाउ बेंडिंग टेंशन में कितना हो जाएगा यहाँ पर, सिमिलरली 0.67 FY। एवरेज शियर में कितना हो जाएगा, 0.4 FY। एंड लास्ट वन इज मैक्सिमम शियर में कितना हो जाएगा, 0.45 FY। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी है। ये वैल्यूज डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। चलिए इनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करके बताइए मुझे एक बार। चलिए तो लिखते हैं इनके फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल अपॉन परमिसिबल स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लीनियर इलास्टिक रीजन में कितनी मान के चलेंगे हम, यील्ड स्ट्रेस के बराबर। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल कितना हो जाएगा, FY अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, 0.6 FY। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेंगे। किसके लिए, डायरेक्ट टेंशन, इसको हम एक्सियल टेंशन भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट टेंशन और एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, इसी तरीके से एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके। यहां पर अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/0.6 दैट इज 1.67। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन एक्सियल टेंशन, तो कितना आंसर होगा, 1.67। सिमिलरली सेम वैल्यूज है, तो यहां पर FY अपॉन 0.6 FY, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल दैट इज FY एंड परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0.6 FY। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.67। नाउ बेंडिंग में कितनी वैल्यू होगी वो भी कैलकुलेट करके देखिए। स्ट्रेंथ हो जाएगी FY अपॉन 0.67 FY दैट इज 1.5। सिमिलरली यहां पर भी 1.5।
अगर आप शीयर में कैलकुलेट करोगे तो एफ वाई अपॉन 0.4 कैलकुलेट करके देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 1/0.4 दैट इज 2.5। एंड अगर मैक्सिमम शीयर की बात करें तो मैक्सिमम शीयर में कितना हो जाएगा एफ वाई अपॉन 0.45 एफ वाई दैट इज 1/0.45 इज इक्वल टू 2.22। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिसिबल स्ट्रेसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से क्वेश्चन बन भी जाता है और ये वैल्यूज जो हैं, जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हो टेबल में, ये सारी वैल्यूज फर्दर डिजाइनिंग में काम आएगी आपके। जितने भी कनेक्शन डिजाइन करोगे, WSM जहां पे भी यूज होगा, आप जो भी मेंबर डिजाइन करोगे, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, जो भी मेंबर डिजाइन करोगे यूजिंग द WSM मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो ये टेबल आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अल्टीमेट लोड मेथड। देखिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है। अल्टीमेट लोड मेथड एक्चुअली अल्टीमेट लोड के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है, लेकिन ये जो है मेनली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूजफुल होता है। अल्टीमेट लोड मेथड ULM इज सूटेबल फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और अभी इसको हम ज़्यादा क्यों नहीं इलेबोरेट कर रहे, क्योंकि हम इसको प्लास्टिक एनालिसिस में पढ़ेंगे अच्छे से। वहाँ पर अल्टीमेट लोड मेथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है और उसी को यूज़ किया जाता है। बट फिर भी इसमें देखते हैं, इन दिस वी मेक यूज ऑफ द नॉन लीनियर रीजन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। नॉन लीनियर रीजन का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर जाते हैं तो बिहेवियर कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर रीजन। और यहां पर वो फिर बात करता है अल्टीमेट पॉइंट की, कि यहां किसको कंसिडर करेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कंसिडर करेगा। तो देखिए फाइनली लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर हमने स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चले थे, यहां पर इसने मान के चला है कि जो लोड है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चला है। तो लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी एंड सर्विस लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लोड फैक्टर यूज करेंगे। बट अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जब प्लास्टिक एनालिसिस आएगा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए तो बहुत अच्छे से यूज होता है ये, तो वहां पर हम इसको पढ़ेंगे। चलिए नाउ है लिमिट स्टेट डिज़ाइन, लिमिट स्टेट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल यही मेथड यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी यूज़ किया जाता है जैसे वाटर टैंक वगैरह के लिए, बट मेनली जो मेथड यूज़ किया जाता है आजकल स्टोर बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन करने में, वो है लिमिट स्टेट डिज़ाइन या लिमिट स्टेट मेथड। देखिए लिमिट स्टेट मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उसको पार्शियल कर दिया। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे थे, अल्टीमेट लोड मेथड में लोड के कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को पार्शियली ब्रेक कर दिया। आधा किधर चला गया, लोड की तरफ, आधा किधर चला गया, स्ट्रेंथ की तरफ। मतलब अमाउंट में आधा नहीं, मतलब उसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हम लोड में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे और स्ट्रेंथ में भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिलेगा जिससे हम एक बहुत अच्छा और इकोनॉमिकल, बहुत सेफ और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन कर पाएंगे। तो इसमें क्या थ्योरी है वो देखते हैं एक बार। इसमें लिखा हुआ है, द डिजाइनर हैज टू इंश्योर दैट द स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज फिट फॉर देयर पर्पज। जो पर्पज है उसके लिए प्रॉपरली फिट होना चाहिए। डिजाइनर का मेन कंसर्न क्या है कि भाई जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली पर्पज के लिए फिट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सेकंड पॉइंट, एंड इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। तो डिजाइनर के दिमाग में क्या क्या चीज होनी चाहिए, एक तो स्ट्रक्चर फिट होना चाहिए, उस पर्पज को रिजॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात सेफ होना चाहिए एंड इकोनॉमिकल एंड ड्यूरेबल होना चाहिए। द अनसर्टेनिटीज अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर आर ड्यू टू। देखिए अनसर्टेनिटी जो है वो स्ट्रक्चर के क्या करती है, सेफ्टी को अफेक्ट करती है। अब अनसर्टेनिटी किसमें है, ये अनसर्टेनिटी ही है जिसकी वजह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहां पर आ रहा है। अगर सर्टेन चीज होती तो हम उसी के लिए डिजाइन कर देते, हमें पता होता है कि इतना लोड ही आएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, इससे कम कभी नहीं होगा, तो सर्टेन थिंग में कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने की जरूरत नहीं है। ये अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से सेफ्टी जो है वो हिंडर्ड होती है। अब वो कौन कौन से रीजन है, तो अनसर्टेनिटी कहां कहां हो सकती है, लोड में हो सकती है। अनसर्टेनिटी अबाउट द लोडिंग, लोड के बारे में हो सकती है कि लोड किस तरह का आएगा, किस तरह का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है,
वो हमको नहीं पता, स्ट्रक्चर पर वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना लोड आ सकता है, हमको नहीं पता, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। सिमिलरली अनसर्टेनिटी अबाउट मटेरियल स्ट्रेंथ। मटेरियल स्ट्रेंथ का मतलब कि यहाँ पर हमको नहीं पता कि मटेरियल को किस तरह से बनाया है। मान के चलिए आप कंक्रीट की टेस्टिंग करते हो, आप लैब में मिक्सर तैयार करते हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर करते हो, उसके प्रोपोर्शन बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और उसको उसके बाद में टेस्ट करते हो, रिजल्ट भी आपके सामने होते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्लांट पे जाते हो, साइट पे जाते हो, तो उस प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। तो जो मिक्सर आप बोलने को थियोरेटिकली वही मिक्सर है, अगर आपसे कहा जाए कि कोई मिक्सर है 1:2:3 4 1:2:4 का कोई मिक्सर है, इसको आपने लेबोरेटरी में फॉलो किया, बहुत अच्छे से मॉनिटर किया और इस तरह से आपने एक क्यूब बनाया, टेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकल के आ गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसी रेशो को आप साइट पे फॉलो कीजिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होंगे, अनसर्टेनिटी होंगी इस रेशो को फॉलो करने के लिए। तो हो सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और आप जिस मटेरियल के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, जिस स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें फिर स्ट्रक्चर क्या हो जाए, अनसेफ हो जाए। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी अबाउट स्ट्रक्चरल डायमेंशंस एंड बिहेवियर। डिज़ाइन में स्ट्रक्चर की डायमेंशन कुछ निकल के आए, लेकिन ऑन साइट जब गए बनाने लगे तो हो सकता है डायमेंशन कम ज़्यादा हो सकती है। तो बहुत जगह अनसर्टेनिटी होती है, उस वजह से हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हर जगह इंट्रोड्यूस किया हमने, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी किया, अल्टीमेट लोड मेथड में भी किया है और लिमिट स्टेट मेथड में भी कर रहे हैं। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड जो है इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या कर देता है, पार्शियली ब्रेक कर देता है। तो इसीलिए हम यहां फैक्टर ऑफ सेफ्टी को क्या बोलते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब बात कर रहे हैं, यहां 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड। देखिए आपको फाइनली ये डिसाइड करना होगा कि किस स्ट्रेंथ के लिए मटेरियल को या मेंबर को डिज़ाइन करना है और किस लोड के लिए इस मेंबर को डिज़ाइन करना है। तो 2 पॉइंट आ गया। अब हमको सर्टेन तो करना पड़ेगा ना कि भाई इस लोड के लिए डिज़ाइन करेंगे, इस स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो जो डिज़ाइनिंग है वो इन 2 टर्म पर डिपेंड करेगी, वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड। ये दोनों जो पॉइंट हैं ये प्रोबेबिलिटी अप्रोच है, हम प्रोबेबिलिटी पे यहाँ इनको लेके चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक बार डेफिनेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों, इसलिए मैंने सेपरेट इनको लिखा है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि डेफिनेशन क्या है और डेफिनेशन पे ही एग्जैक्टली इसी तरह से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल क्या होती है, इट इज कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल is defined as the value of resistance below which not more than, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, not more than, ये जो not more than 5% लिखा हुआ है, it is most important point. It is defined as the value of resistance, the value of strength below which not more than 5% of test results may expected to fall. मतलब जितने भी आपने टेस्ट किए, बहुत आसान सा एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, समझिए, आपने 20 क्यूब्स कंक्रीट के, कंक्रीट से बहुत अच्छे से समझ में आता है इसलिए मैं इसको कंक्रीट में लेके आया हूं, 20 नंबर्स, 20 नंबर्स, ठीक है। 20 क्यूब आपने टेस्ट के लिए तैयार किए और 20 क्यूब पे आपने टेस्टिंग की, कौन सी, यूनिवर्सल कंप्रेशन मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे आपने जाकर इस पे कंप्रेशन लोड लगाया, कंप्रेशन टेस्ट किया और वहां पर देखा फेलियर किस किस लोड पे हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने टेस्ट किया, लोड लगाया, तो हमने देखा कि यहाँ कुछ रिजल्ट हमारे सामने आए। कितने रिजल्ट आएंगे, 20 रिजल्ट आएंगे हमारे सामने। तो मान के चलिए एक की वैल्यू आई 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक की आई 20.1, एक की आई 19.9, एक की आई यहाँ पर 20, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कैलकुलेशन की है, टेस्टिंग की है, 20 रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि एक वैल्यू जो होगी, एक रिजल्ट जो होगा वो सबसे कम होगा
उससे जस्ट ऊपर वाला रिजल्ट जो है वो कौन सा है। मतलब 5% पे आपको देखना है, 5% टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होने चाहिए, मतलब उससे नीचे नहीं जाने चाहिए। तो मान के चलिए कि जो 20 है, 5% 20 रिजल्ट है हमारे सामने। रिजल्ट कितने हमारे पास में? 20 रिजल्ट है, क्योंकि 20 क्यूब्स थे, 20 टेस्ट किए थे, तो 20 रिजल्ट हैं। अब 20 रिजल्ट्स में से 5%, मात्र 5% फेल हो सकते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है उससे कम जाने की? केवल 5%। तो 20 का 5% कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5/100 दैट इज 1 रिजल्ट। केवल एक रिजल्ट जो है उस वैल्यू से कम हो सकता है, बाकी सारी वैल्यू उससे, उसके बराबर या उससे ज्यादा होंगी। तो केवल एक रिजल्ट, मतलब 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एक रिजल्ट, तो 5% रिजल्ट ही उस वैल्यू से कम हो सकते हैं। 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू। तो यहां पर हमने देखा है कि केवल एक 19.9 जो न्यूटन पर mm स्क्वायर जो रिजल्ट है वही 20 से छोटा है, बाकी इससे और कोई छोटा नहीं आया। मतलब और भी सारे रिजल्ट थे, लेकिन वो 20 से बराबर या 20 के बराबर या 20 से ऊपर ही है। इनमें से एक भी 20 से कम नहीं है। केवल एक रिजल्ट जो है वो केवल 20 से कम है, और वो कौन सा है? 19.99। तो इससे जस्ट पहले वाला जो है, इससे जस्ट पहले वाला कौन सा है? 20। ऐसा नहीं है ये यहां पे 18.5 भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि 19.9 से जस्ट पहले वाला 20 है, ऐसे नहीं करना है। बस इससे जस्ट ऊपर वाला रिजल्ट देखना है, जो इससे बड़ा हो। वो कौन सा है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो 20 है, ये इस क्यूब की, इस मटेरियल की क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो इसी तरह से हमने इसको डिफाइन किया था। एक बार फिर से देखिए, characteristic strength of a material is defined as the value of resistance, the value of strength below which not more than 5% of test result may be expected to fall। 5% से ज़्यादा रिजल्ट इससे नीचे नहीं होने चाहिए। आप बोल दो सर 6% रिजल्ट चले गए, 10% रिजल्ट चले गए, ऐसा नहीं करना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए जो रिजल्ट्स के जो क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए? 5%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है? इट इज द लोड, कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट वैल्यू ऑफ द लोड विच हैज एन एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड बाय 95% ड्यूरिंग द लाइफ स्पान ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्या कहने वाला है? कैरेक्टरिस्टिक लोड जो होता है उसको कैसे डिफाइन किया है कि वो लोड जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है एक मेंबर के, एक स्ट्रक्चर के लाइफ स्पान में, या मतलब जो भी उसका डिजाइन पीरियड है उसमें 95% से ज्यादा एक्सीड होने के चांसेस नहीं है उस लोड से। जैसे एक स्ट्रक्चर को आपने डिजाइन किया, ये बीम है, और बीम पर इस पे कोई लोड लगा हुआ है P लेट दिस इज 500 किलो न्यूटन। ये एक लोड लगा हुआ है, और इस बीम का डिज़ाइन पीरियड है लेट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स इसका डिज़ाइन पीरियड है। तो ये जो P है इसकी वैल्यू 25 ईयर्स में कितनी बार बढ़ सकती है? क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? कि 95% जितने भी, मतलब यहाँ फ्लक्चुएशन होगा लोड में, कभी कम कभी ज़्यादा होगा, लेकिन केवल और केवल 5% रिजल्ट जो हैं, लोड के जो 5% रिजल्ट हैं वो इस P से ज़्यादा हो सकते हैं। 6% होते ही ये कैरेक्टरिस्टिक लोड नहीं रह पाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए क्या है कि केवल और केवल 95% प्रोबेबिलिटी है इसको लाइफ स्पान में एक्सीड करने की। 95% ही ये चांसेस हैं कि इस लोड को क्या कर जाएगा, थ्रू आउट द डिजाइन पीरियड ये एक्सीड कर जाए। तो उस लोड को हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक लोड बोलेंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड। इस तरह से आप इनको डिफाइन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां हम बात करेंगे लिमिट स्टेट। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिमिट स्टेट्स। किस तरह से क्या क्या स्टेट्स होती हैं
एक स्ट्रक्चर की लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये दो जो क्राइटेरिया हैं यही लिखा हुआ है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ये जो दो क्राइटेरिया हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ये दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है, उसको एक बार हम एक जनरल व्यू में देखते हैं। चलिए, देखिए, दिस इज द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ये क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। यहां पर जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है वो सडनली क्या कर रही है, कोलैप्स कर रही है, सडनली कोलैप्स कर रही है। तो लिमिट स्टेट इस फेलियर को ही रोकना चाहता है। लिमिट स्टेट चाहता है कि ये फेलियर ना हो, मतलब ड्यूरिंग द मैक्सिमम लोड, जो मैक्सिमम लोड आएगा, अल्टीमेट लोड आएगा, उस लोड पर इस तरह से कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, या उस लोड को स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली रिटेन करना चाहिए, उसका कोलैप्स ना हो। तो एक स्टेट तो है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, कि कोलैप्स की लिमिटिंग वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं लेकिन कोलैप्स नहीं होने देंगे। स्ट्रक्चर शुड बी सेफ अंडर द अल्टीमेट लोड, मैक्सिमम लोड। क्लियर? सिमिलरली लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या कहता है, देखिए, दिस इज द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। कई बार क्या होता है कि जिस मैक्सिमम लोड के लिए आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, हो सकता है उससे ज्यादा लोड यहां पर नहीं आया हो, लेकिन अंडर द लोड ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिससे स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन हो, डिफ्लेक्शन हो, ऐसी कई सिचुएशन बन जाती हैं, क्रैक्स डेवलप होने लग जाएं। ऐसी सिचुएशन में भी स्ट्रक्चर सर्विसिबल होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक अर्थक्वेक की वजह से क्या कर रही है, बिल्डिंग इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इस तरह से मूव हो रही हैं, लेकिन इस सिचुएशन में भी क्या है, इस सिचुएशन में भी ये बिल्डिंग क्या है, वर्केबल है, सर्विसिबल है। तो इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दिया, लाइक एक बीम को आपने डिज़ाइन कर दिया, उस पर बहुत ज़्यादा लोड के लिए उसको आपने डिज़ाइन भी किया है, फिर बाद में पता लगा कि जो लोड कंटिन्यूसली उस पर लग रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया है। तो इस तरह के भी हम फेलियर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई भी नहीं कर, मतलब इस तरह के फेलियर क्राइटेरिया को भी हम सेटिस्फाई करेंगे कि कोई भी ऐसा लार्ज डिफॉर्मेशन ना हो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, क्रैक्स डेवलप ना हो, इस तरह की कंडीशन को भी हमको सेटिस्फाई करना होगा। और इन कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्लियर? चलिए, तो आइए पॉइंट पर। तो यहां पर दो तरह की स्टेट के बारे में बात किया, अभी उनको देखा भी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज ए कैटास्ट्रोफिक स्टेट, कॉम्प्लिकेटेड, which requires a larger reliability in order to reduce the probability of its occurrence to a very low level। मतलब इसको बहुत कम करने के चांसेस, मतलब बहुत कम करना हमारा एक मेन उद्देश्य रह जाता है इसको, कि इसके अकरेंस के चांसेस जो है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अकरेंस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होने चाहिए। स्ट्रक्चर शुड बी सेफ एट द मैक्सिमम लोड, उस मैक्सिमम लोड पे क्या होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए। और लोड भी क्या है, उस लोड से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जो मैक्सिमम लोड है, जिस लोड के लिए आपने डिज़ाइन किया है, वो इस तरह से उसको आप कैलकुलेट कीजिए कि उसके थ्रू आउट द लाइफ में, लाइफ स्पान में वो लोड एक्सीड ही नहीं करना चाहिए, और करेगा भी तो स्ट्रक्चर उसमें सेफ होना चाहिए। दैट इज अबाउट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। चलिए, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी रेफर्स टू द लिमिट ऑन एक्सेप्टेबल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। पहले ही बताया था कि भाई जो भी सर्विस परफॉर्मेंस है उसकी किसी भी तरह के लोड की वजह से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। कोलैप्स तो अलग ही बात है कि उसमें क्या हो गया है, स्ट्रक्चर एकदम से कोलैप्स कर गया है, वो उसमें हम रह भी रहे हैं और वो वाइब्रेट भी कर रहा है, ऐसी कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन को भी हमको अवॉइड करना होगा। उसके लिए हमको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पे जाना होगा। तो आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर्मेट विच स्प्लिट्स द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू टू पार्ट्स, वन फॉर द मटेरियल एंड वन फॉर द लोड। ये मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ इस लोड में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था उसको हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रखे, एक लोड के कॉरस्पॉन्डिंग, एक स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबल मैक्सिमम लोड एंड प्रोबेबल मिनिमम स्ट्रेंथ सो दैट ए कंसिस्टेंट लेवल ऑफ सेफ्टी इज अचीव्ड।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है ये कि यहां पर हम एक मैक्सिमम लोड और मिनिमम स्ट्रेंथ के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, कि लोड तो पहुंचा दिया आपने मैक्सिमम लेवल पे और स्ट्रेंथ को कर दिया मिनिमम, मतलब कि कहां तक जा सकते हैं। तो जो ये मार्जिन जो हमारा बना है, लोड यहां पे था, स्ट्रेंथ यहां पे थी, ये मान के चलिए कि लोड यहां पे स्ट्रेंथ यहां पे दोनों बराबर हैं, तो स्ट्रक्चर उस लोड को रजिस्ट भी कर पाएगा। लेकिन लोड को आपने बहुत बढ़ा दिया और स्ट्रेंथ को आपने बहुत कम कर दिया, तो ये जो मार्जिन हमारा बना हुआ है, सेफ्टी का मार्जिन जो बना हुआ है वो बहुत बढ़ गया। WSM में क्या था कि लोड को आपने वहीं रहने दिया और स्ट्रेंथ को आपने कम कर दिया, तो मार्जिन केवल इतना रह गया। ULM में क्या किया, स्ट्रेंथ वही है, लोड को आपने बढ़ा दिया, मार्जिन इतना रह गया। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, लोड को तो मैक्सिमम कर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ को मिनिमम कर रहे हैं, तो सेफ्टी का जो मार्जिन है वो बहुत बढ़ गया। तो हमको यहां क्या करना है, दोनों कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को स्प्लिट कर दिया, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। चलिए, लिमिट स्टेट की जो इस मेथड में जो स्टेट्स हैं, लिमिट स्टेट्स हैं, उनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे यील्डिंग हो गया, क्रशिंग, रप्चर, इन सब के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर शुड बी सेफ। स्टेबिलिटी अगेंस्ट बकलिंग एंड ओवरटर्निंग एंड स्वे, स्टेबिलिटी अगेंस्ट बकलिंग, ओवरटर्निंग एंड स्वे, इनमें भी क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए अगेंस्ट द बकलिंग, ओवरटर्निंग एंड स्वे। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग। फटीग क्या होता है, रिवर्सल ऑफ लोडिंग की वजह से क्या होता है, रिवर्सल ऑफ लोडिंग या साइक्लिंग लोडिंग की वजह से क्या होता है कि यहां स्ट्रक्चर जो है मैक्सिमम लोड पे पहुंचने से पहले ही फेल हो जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्चर ड्यू टू फटीग ये भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी सेफ होना चाहिए। ब्रिटल फ्रैक्चर ये तो होना ही नहीं चाहिए, सडनली कोलैप्स तो करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन को हमको क्या करना है, इंश्योर करना है कि यील्डिंग, क्रशिंग, रप्चरिंग नहीं होना चाहिए, बकलिंग, ओवरटर्निंग, स्वे इनके अगेंस्ट स्टेबल होना चाहिए, फटीग फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हमको क्या देखना है कि बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरी बात वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए, फटीग चेक्स होने चाहिए कि कंटिन्यूस आप देख सको कोई क्रैक्स वगैरह पड़े हो तो उनको रिपेयर भी करें, एंड कोरोजन भी नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनसे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हमको क्या इंश्योर करना होता है। सर्विसिबिलिटी में तो 3 ऑप्शन उठा के यहां से देगा और एक ऑप्शन यहां से उठा के दे देगा, तो आपको इस तरह से इसको चेक करना होगा। चलिए, ये अभी हम देख चुके। द डिजाइन रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज, ये आपको भी पता है कि डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल शुड बी ग्रेटर देन द अप्लाइड लोड। भाई जो लोड लगा हुआ है उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो यही है डिजाइन रिक्वायरमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज FD शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू बाय SD। FD क्या है यहां पर, डिजाइन फैक्टर डिजाइन लोड, यहां क्या है, FD क्या है, फैक्टर डिजाइन लोड, एंड ST क्या है, फैक्टर डिजाइन स्ट्रेंथ। ये जो कंसेप्ट है ये डिजाइनिंग में बहुत काम आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। डिजाइन लोड जो है डिजाइन स्ट्रेंथ से कम और उसके बराबर हो सकती है, डिजाइन लोड डिजाइन स्ट्रेंथ से कम और उसके बराबर हो सकता है। अब डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, डिजाइन लोड क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड तो आपने पढ़ा है कि किसी भी स्ट्रक्चर के लाइफ स्पान में वो 95% प्रोबेबिलिटी रखता है कि उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड, फैक्टर डिजाइन लोड को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक लोड अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। सिमिलरली फैक्टर डिजाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अपॉन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। लोड के सेफ्टी फैक्टर को हमने डिसाइड किया है गामा F से, और स्ट्रेंथ के फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हमने डिसाइड किया है, डिनोट किया है गामा M से। तो इस तरह से हम यहां पर देखेंगे कि क्या जो गामा F की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होगी, तभी ये वैल्यू बढ़कर ज्यादा हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक लोड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। हमको लोड को क्या करना है, मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाना है, तो मैक्सिमम लेवल तक तभी पहुंचेगा जब गामा F की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर डिनोमिनेटर 1 से बढ़ा दिया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सिमिलरली गामा M की वैल्यू
स्ट्रेंथ को हमको, डिजाइन स्ट्रेंथ को हमको मिनिमम वैल्यू तक पहुंचाना है, तो इस वजह से गामा एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो देखिए गामा एम की वैल्यू क्या क्या है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द स्टील मटेरियल फेलियर बाय यील्डिंग और बकलिंग। यील्डिंग और बकलिंग में मटेरियल के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है गामा एम नॉट इज इक्वल टू 1.1। सिमिलरली अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, अल्टीमेट फेलियर के लिए कितना लेना है 1.25 गामा एम वन। ये देखिए इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब भी हम आगे पढ़ेंगे इन सारी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपको ये नोट भी अच्छे से करना है और याद भी अच्छे से रखना है। चलिए, फॉर बोल्ट एंड सोप बेल्ट, बोल्टेड कनेक्शन में बोल्ट के लिए और सोप बेल्ट के लिए जो इस फैक्टर को हम यूज करेंगे मटेरियल में, वो कितना हो जाएगा 1.25। वहीं अगर हम बात करें फील्ड बेल्ट के लिए, अगर बेल्टिंग आपने फील्ड में की है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5। क्लियर। नेक्स्ट, बोथ द partial safety factor for the load and material are determined on the probabilistic basis of the corresponding quantity। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो किस अप्रोच से कैलकुलेट किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। चलिए, एज पर द IS 800/2007, हमारा जो कोड है स्टील का IS 800/2007, इसके अकॉर्डिंग कुछ कॉम्बिनेशन दिए, लोड कॉम्बिनेशन दिए, और ये लोड कॉम्बिनेशन हमको चेक करने होते हैं कि भाई किस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम लोड हो रहा है। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, अलग अलग क्राइटेरिया है दोनों का, इसलिए आपको थोड़ा सा गौर से समझना है। ये है लिमिट स्टेट ऑफ, यहां से लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी और यहां से लिमिट स्टेट ऑफ इस कोलैप्स। तो देखिए कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कौन कौन से लोड आने वाले हैं। डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड आ सकता है, एंड एक्सीडेंटल लोड आ सकता है। DL का मतलब डेड लोड, LL का मतलब लाइव लोड, WL का मतलब विंड लोड, EL का मतलब अर्थक्वेक लोड, एंड AL का मतलब हो गया यहां पर एक्सीडेंटल लोड। तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन सेट करना है। देखिए एक बार कॉम्बिनेशन को समझिए क्या हो सकता है। जैसे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर है, ये भी बन ही रहा है, कोई भी ऑक्यूपेंट नहीं है इसमें, केवल अभी ये इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यहां पर कौन कौन सा लोड आ रहा है, एक लोड आ रहा है इस पर डेड लोड, जो इस स्ट्रक्चर का खुद का है। दूसरी बात, लाइव लोड भी हो सकता है जो इस पे काम कर रहे हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि अर्थक्वेक आ जाए, तो अर्थक्वेक लोड भी लग सकता है, EQ लोड, EL जिसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक लोड। दूसरी और एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि विंड लोड। लेकिन अर्थक्वेक और विंड एक साथ हम ऐसा कंसिडरेशन नहीं लेंगे जिससे कॉम्बिनेशन और भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। हम यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि जब अर्थक्वेक आएगा तब विंड लोड काम नहीं कर रहा होगा, कि बहुत ज़्यादा विंड नहीं चल रहा होगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा विंड लोड लग रहा होगा तो उस टाइम पे अर्थक्वेक को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों में से केवल एक ही लोड हम कंसीडर करते हैं, या तो अर्थक्वेक लोड कंसीडर करेंगे या विंड लोड कंसीडर करेंगे। एक्सीडेंटल लोड भी हो सकता है AL। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक और विंड लोड एंड एक्सीडेंटल लोड। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन में बनाया। मान के चलिए एक्सीडेंटल लोड नहीं है, AL नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। जरूरी थोड़ी है कि अर्थक्वेक लोड भी हो, जरूरी थोड़ी है कि अर्थक्वेक लोड भी हो, तो अर्थक्वेक लोड भी नहीं हो सकता या विंड लोड नहीं हो सकता, तो उस केस में कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन सेट करने हैं। अब इनमें सारी वैल्यूज पुट करनी है और उस केस में देखना है कि वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब मैक्सिमम लोड किस कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट होकर आ रहा है, दैट विल बी द डिजाइन लोड। तो देखिए इसके लिए कॉम्बिनेशन दिया है एएस कोड ने, उस पर चलते हैं और ये वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सीएल। सीएल यहां पर क्रेन लोड है। क्या है? क्रेन लोड। सीएल स्टैंड्स फॉर क्रेन लोड। ठीक है, जब काम कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तो क्रेन भी चलेगी, तो इसलिए उसको भी सेपरेटली यूज किया है। डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड। उस कॉम्बिनेशन में डेड लोड के लिए यहां पर क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए है यहां पर क्या, 1.5 लाइव लोड। और अगर क्रेन है अकम्पनीड, मतलब अकम्पनिंग यहां पर यहां हो जाएगा सीएल क्रेन लोड, तो कितना हो जाएगा 1.05। तो कैसे लिख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को हम, इस कॉम्बिनेशन को हमने लिखा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड। और इस तरह की सिचुएशन में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स या लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ में यहां पर डेड लोड के साथ में कॉम्बिनेशन यूज किया है, फैक्टर यूज किया है 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड प्लस 1.05 क्रेन लोड। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बन गया। जो फैक्टर है इस तरह से यूज करना है, कॉम्बिनेशन सेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें किसमें, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, तो यहां सारे फैक्टर डेड लोड के साथ में 1 है, लाइव लोड के साथ में 1 है और अकम्पनिंग लोड जो है क्रेन लोड उसके साथ में भी 1 है। तो कॉम्बिनेशन डायरेक्टली ऐसा ही रह जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस सीएल 1 1 1 1 1 और 1, तो कोई चेंज नहीं होगा। चलिए यहां पर इसमें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रखा है, अकम्पनिंग लोड को अगर हम हटा दें तो कॉम्बिनेशन तो हम सारे देख चुके हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रेन लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, एक कॉम्बिनेशन इसने सेट किया है। तो यहां पर डेड लोड के साथ में 1.2 मल्टीप्लाई होगा, लाइव लोड के साथ में 1.2 मल्टीप्लाइड होगा, अकम्पनीड लोड के साथ में 1.05 मल्टीप्लाइड होगा और इनके लिए विंड लोड या अर्थक्वेक लोड के लिए कितना हो जाएगा 0.6। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इसने फिर से चेंज किया है कि यहां पर फैक्टर अकम्पनिंग लोड के साथ में फैक्टर कम कर दिया है और विंड लोड के साथ में बढ़ा दिया है। तो 1.2 डेड लोड के साथ में, 1.2 लाइव लोड के साथ में और अकम्पनी के साथ में कितना हो जाएगा 0.53 एंड विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के साथ में कितना हो जाएगा 1.2। अब दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा कि मान के चलिए अकम्पनिंग लोड नहीं है, इसका मतलब क्रेन लोड नहीं है, कॉम्बिनेशन है हमारा ये वाला, दिस वन। एक्सीडेंटल लोड को भी हटा दीजिए एक बार को, ये हमने एक्सीडेंटल लोड भी हटा दिया। अब देखिए आपसे पूछा है कि भाई अकम्पनिंग लोड भी नहीं है, इस कॉम्बिनेशन के लिए मुझे बताइए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या क्या फैक्टर्स यूज करने वाले हो। तो उस केस में आप ये वाला यूज करोगे दिस वन, या फिर ये वाला यूज करोगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है कि भाई अगर ये वाला यूज करेंगे 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 0.6 अर्थक्वेक लोड, एक कॉम्बिनेशन तो हमारे पास ये हो गया। यहां देखिए 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 0.6 डेड लोड, सॉरी अर्थक्वेक लोड। EQ लोड और विंड लोड, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरी बात, अगर मैं दूसरे कॉम्बिनेशन को यूज करता हूं तो आपके सामने टेबल थी, देखिए एक बार उसको, 1.2 डेड लोड प्लस 1.2 लाइव लोड प्लस 1.2 क्रेन लोड तो है ही नहीं, उसको तो जीरो करना ही है, 1.2 EQ अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, इस तरह से।
तो इन दोनों में से वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है जो मैक्सिमम लोड कैलकुलेट करके देगा हमको? तो ये इसमें ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, बट यहां पर 0.6 है और यहां पर 1.2 है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमको क्या करके देगा? मैक्सिमम लोड कैलकुलेट करके देगा। तो जब क्रेन लोड नहीं है, मतलब अकम्पनिंग लोड नहीं है, तो उस केस में आपको 1.2 वाला जो केस है वो यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। टेबल को किस तरह से यूज करना है वो समझ लीजिए। सिमिलरली अगर हमारे सामने डेड लोड है और उसके बाद में केवल लाइव लोड भी नहीं है, यहां पर विंड लोड या अर्थक्वेक लोड है, आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? तो मान के चलिए कोई रनिंग कंस्ट्रक्शन है और उसमें कोई भी इस तरह का लाइव लोड मतलब कोई भी पर्सन वगैरह, कोई भी लेबर वगैरह काम नहीं कर रहा है, कोई भी इस तरह की कोई चलती हुई चीज़ नहीं है, या फिर कोई लाइव लोड कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पर, तो डेड लोड और उस टाइम पे कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि विंड बहुत ज़्यादा हो या अर्थक्वेक आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज़ करेंगे? तो पहला कॉम्बिनेशन तो क्या हो जाएगा? डेड लोड के साथ में 1.5 और विंड लोड के साथ में 1.5। कॉम्बिनेशन तो बहुत ईजी है, 1.5 ऑफ डेड लोड प्लस 1.5 ऑफ विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। पर दूसरा एक पॉइंट और आ गया इसमें, 0.9 इंटू स्टार लगा रखा है इसमें ऊपर, यहां पर स्टार लगा रखा है 0.9 डेड लोड प्लस यहां लिखा है 1.5 विंड लोड अर्थक्वेक लोड। और स्टार के लिए क्या कह रखा है इसमें? कोड ने एक वैल्यू दी है 0.9 के, अगर सिचुएशन कौन सी हो उस केस में हमको देखना है। दिस वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड व्हेन द डेड लोड कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज क्रिटिकल और द डेड लोड कॉजेज रिडक्शन इन द स्ट्रेस ड्यू टू अदर लोड्स। मतलब जब अर्थक्वेक या विंड आए तो ओवरटर्निंग के चांसेस हो सकते हैं। समझिए इसको कि 0.9 आपको कब यूज करना है। तो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, विंड भी है और विंड है या अर्थक्वेक है, और उसमें कोई ओवरटर्निंग केस आपको नजर नहीं आ रहा, केवल सिंपल केस है कि हाँ भाई इस पे फोर्स एक्सर्ट किया है, कोई ओवरटर्निंग के चांसेस नजर नहीं आ रहे, तो उस केस में कॉम्बिनेशन होगा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन अगर यहां पर ओवरटर्निंग का केस हो रहा है, ओवरटर्निंग का केस हो रहा है, तो उस केस में या उस सिचुएशन में आपको डेड लोड के साथ में 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ये कॉम्बिनेशन यूज करना है इन केस ऑफ ओवरटर्निंग। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं लोड कॉम्बिनेशन से। बाकी आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो कॉम्बिनेशन तो बेसिकली यही होते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड अर्थक्वेक के लिए क्या रहेगा, या फिर ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार को जब आप इसको प्रैक्टिस में यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो बहुत अच्छे से टेबल याद हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी, तो इसमें यहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से कंबाइन करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल पे, इसलिए, और कई सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहाँ तक कि ESE में पूछा जाता है इस टेबल से, गेट में पूछा जाता है, या इनका कंसेप्ट मतलब कॉम्बिनेशन बनाने का जो कंसेप्ट है वो न्यूमेरिकल में बिल्ड करके पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको ये टेबल याद रखनी है, अच्छे से समझनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।